नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल एंड टिश्यू इंजरी, सेल की इंजरी और सेल की डेथ, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं आपको, और इसको लगातार देखिए, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो पूरी तरह से सत्यापित हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड बातें फिर से करेंगे। जो सेल होती है, सेल जो होती है उसके वो अपने जो है सराउंडिंग से कोरिलेटेड रहती है। उसके सराउंडिंग में बहुत सारी जो हैं चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को वो किसी भी प्रकार से कोऑपरेट करने की कोशिश करता है, और उसमें उसको जो है एडॉप्टेशन के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर डैमेज इतना घातक हो कि वो एडॉप्ट कर ही ना पाए तो इररिवर्सिबल सेल डैमेज होता है। इररिवर्सिबल मतलब कि जो है कि वो सेल जो है अपनी पुरानी अवस्था में आ नहीं पाता। तो उसमें जो है दो कंडीशन आएंगी, या तो सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी या तो सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि सेलुलर फंक्शन ऑफ द सेल, जो फंक्शन है वो सबसे पहले लॉस्ट हो जाता है। आप एक ग्राफ में देखेंगे, सेलुलर फंक्शन ऑफ द सेल इन द रिवर्सिबल फेज लॉस हो गया, बहुत पहले ही लॉस हो गया फंक्शन। और यहाँ पे सेल डेथ दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन वाला सेल डेथ, मतलब सेल डेथ बाद में हुई, पहले फंक्शन का लॉस हो गया रिवर्सिबल में ही। और इरिवर्सिबल डैमेज में डेथ के बाद जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज सबसे पहले दिखा। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें सेल को, तो सेल में जो है कुछ बदलाव देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने जब लाइट माइक्रोस्कोप, कुछ दिनों बाद जब ड्यूरेशन ऑफ इंजरी और बढ़ी, तब हमने लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखना उसको शुरू कर दिया, मतलब दिखने लगी इंजरी। और उसके बाद आपको ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी दिखने लगे। इस ग्राफ का यही मतलब हुआ, मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है, इसमें सेल के फंक्शन में बहुत भयानक तरीके से गिरावट आई, और उसके बाद जो है पहले डेथ हुई, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगे। तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज हुए, फिर जो है माइक्रोस्कोपिक चेंज हुए, फिर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो है सबसे बाद में दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 2 से 3 घंटे में दिख जाती हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप से 6 से 12 घंटे में दिखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी सेल की जो डेथ होती है ड्यू टू नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस, तो उसमें 2 से 3 घंटे के बाद ही दिखता है लाइट माइक्रोस्कोप से, और 6 से 12 घंटे लाइट माइक्रोस्कोप। और उसका फंक्शन जो है 1 से 2 मिनट में ही समाप्त हो जाता है, मतलब फंक्शनल लॉस सबसे पहले, उसके बाद सेल की डेथ 20 से 30 मिनट। ये बात हो रही है मायोकार्डियल सेल यानी सेल्स ऑफ द हार्ट की। तो ये है सीक्वेंस ऑफ द सेल डेथ, सबसे पहले फंक्शनल लॉस, फिर डेथ, इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल लॉस। ये वही बातें बता रहा है कि अगर रिवर्सिबल में आपको जो है ये संभावना होती है कि सेल वापस बैक टू द नॉर्मलसी कंडीशन में आ जाए, लेकिन इरिवर्सिबल जब डैमेज हो जाता है तो सेल जो है वापस अपने पूर्वावस्था में आ नहीं सकती। उसे या तो नेक्रोटिक बनना पड़ेगा, या तो उसका नेक्रोसिस हो जाएगी। मैं भी बताऊंगा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या अंतर है। तो अभी तक जानिए आप कि एपोप्टोसिस जो है ये सुसाइड ऑफ द सेल है। ये
सेल के अंदर प्री प्रोग्राम्ड सोसाइटल टेंडेंसी है कि वो अपने सिस्टम को बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड एटीपी ड्रिवन तरीके से अपने सिस्टम को ख़त्म कर देती है। अभी आप देखेंगे इस सिस्टम को। और नेक्रोसिस जो है बाहरी वातावरण के प्रभाव में आकर उसको जो है उसका सिस्टम, जैसे सेल मेम्ब्रेन फट जाना या लाइसोसोमल लीकेज या माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टर्बेंस या डीएनए डैमेज, इन सब चीज़ों की वजह से सेल जो है की डेथ होती है। तो ये नेक्रोटिक सेल डेथ है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है, अब आपको पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी बताई जाएगी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में संभावना होती है सेल को बैक टू द नॉर्मल स्टेट। जैसे आप हार्ट पेशेंट को देखते होंगे, अगर 1 से 2 मिनट तक उसके हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो रिवर्सिबल कंडीशन में रहता है। लेकिन अगर बहुत देर, जैसे कि आधे घंटे तक आपने अगर उसका कोई इलाज नहीं किया हार्ट अटैक में, तो भारी मात्रा में सेल जो है नेक्रोटिक अवस्था में चली जाएंगी और सेल डेथ हो जाएगी। फिर उससे वापस आ जाना इरिवर्सिबल हो जाता है सिस्टम। तो उसमें मौत की कंडीशन, पूरे सिस्टेमिक पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी हार्ट का फेल हो जाना आ जाता है। तो पहले जनरल पैथोलॉजी से कोरिलेटेड है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। सिस्टेमिक पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एंड जनरल पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। तो इसके बाद आ रहा है रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें जो है 2 प्रकार के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, या तो सेलुलर स्वेलिंग होगा या तो फैटी चेंज होगा। यहाँ पे दिख रहा है फैटी चेंज या सेलुलर स्वेलिंग। सेलुलर स्वेलिंग क्यों होती है? तो सेलुलर स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि जो फेल्योर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स, जो हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी डिपेंडेंट आयन चैनल्स हैं, जो कि एनर्जी के मतलब अवशोषित करके एनर्जी को यूज़ करके एटीपी ड्रिवन जो आयन चैनल्स हैं, वो जब फंक्शन नहीं करते हैं अच्छे से, तो हमारे सेल में अधिक मात्रा में जो है लिक्विड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है, पानी उसमें बढ़ जाता है, जिससे सेलुलर स्वेलिंग कहते हैं। आयोनिक अनफ्लूइड होम्योस्टेसिस मेंटेन ना कर पाना, यही है सेलुलर स्वेलिंग। और ये मोस्ट कॉमन है सभी प्रकार की स्वेलिंग्स में, सभी प्रकार की इंजरीज में ये सेलुलर स्वेलिंग आपको फर्स्टली दिखेगी ही दिखेगी। नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है सेलुलर स्वेलिंग इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल्स। लेकिन इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखना जो है बहुत ही कठिन कार्य है। ये जो है पूरे के पूरे ऑर्गन को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, जो है सेल स्वेलिंग होने की वजह से पूरा ऑर्गन ही स्वेल कर रहा है। अब फैटी चेंज क्या है? फैटी चेंजेस अकर इन हाइपोक्सिक इंजरी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक इंजरी। इसमें हाइपोक्सिक इंजरी होती है हेपाटोसाइट्स में और मायोकार्डियल। इसमें जो है लार्ज लिपिड वैक्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म में बनने लगते हैं, इसकी यही पहचान है। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर रहे हैं। अभी इरिवर्सिबल में आएगा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इसमें जो है लार्ज लिपिड वैक्यूल जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है? हेलो, दिखाई दे रही है स्लाइड? तो ये जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, ये आपको बता दिया गया है। फैटी चेंजेस अकर्स इन हाइपोक्सिक इंजरी, तो हेपाटोसाइट्स में दिखती है और मायोकार्डियल सेल्स में। फैट डिपोजिशन हो जाता है वैक्यूल में, लार्ज वैक्यूल में फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है।
अब आपको आगे बताया जा रहा है नेक्रोसिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में। इस पे 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलते हैं। 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन और तो और AIPGET में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्रोसिस जो है क्या है? नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में बहुत अंतर है। दोनों ही सेल डेथ है। सबसे पहली बात, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस दोनों ही सेल डेथ हैं, बट नेक्रोसिस जो है इसमें मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी नहीं रह पाती। ये जो नेक्रोटिक सेल्स आर अनेबल टू मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड देयर कंटेंट ऑफन लीक आउट। इसके कंटेंट जो है बाहर लीक आउट होते हैं, जो कि कॉज बनते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के। जो भी सेल का अंदर का कंटेंट है वो बाहर जब भी जाएगा तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से जो है ल्यूकोसाइट का जो है इन्फिल्ट्रेशन होगा, बाहर की ओर ल्यूकोसाइट जाएगी और एक प्रकार का वहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन यूनिट 2 का टॉपिक का नाम है इन्फ्लेमेशन। उसको भी आपको सीरीज वाइज पढ़ाया जाएगा। तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ द सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से आती है? लाइजोसोम ऑफ द ड्राइंग सेल देमसेल्फ और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो कि रिक्रूटेड है, वहाँ के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए ल्यूकोसाइट्स आर रिक्रूटेड फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू द डेड सेल्स। तो वो जो ल्यूकोसाइट है उसका काम क्या है? सबसे पहले लाइजोसोम से वो वहाँ की जो डेड सेल्स हैं उनको ख़त्म करती है, और दूसरा काम उसका है कि वहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी कराती है। वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करती है, जिससे वहाँ की सेल्स जो हैं अगल बगल वाली वो जो है माइटोटिक डिवीज़न करने के लिए प्रेरित होती हैं। तो जो है ल्यूकोसाइट का 2 काम है। सबसे पहले लाइजोसोम से डिब्रीज को हटाना, उसको गला के हटा देना, और दूसरी है ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करना। अब जो आ रहा है नेक्रोसिस के कितने प्रकार हैं? तो नेक्रोसिस के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव। यहाँ एफ ए के बाद सी भी लगा देना। लिक्विफैक्टिव, कोगुलेटिव होता है, लिक्विफैक्टिव होता है। और 4 प्रकार के जो हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हैं, कैसियस, गैंग्रेनियस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रोनॉड। ये हैं सेल डेथ के ही एग्जाम्पल हैं। अभी आपको सभी के बारे में धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। तो अब आ रहा है कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है। तो 2 प्रकार की नेक्रोसिस होती है। मेन नेक्रोसिस मेनली 2 टाइप्स, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सबसे पहली बात है कि जो सेल है वो अपना आर्किटेक्चर को बनाए रखता है। इट्स ए फॉर्म ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस इन विच कंपोनेंट सेल्स आर डेड। वो मर भले जाए लेकिन अपना टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज। टिश्यू आर्किटेक्चर वहीं का वहीं बना रहता है। उसके मौत के बावजूद, सेल के मौत के बावजूद आर्किटेक्चर बराबर रहता है। क्यों बराबर रहता है? क्योंकि उसके जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि डैमेज नहीं होते, वो उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। तो द अफेक्टेड टिश्यू टेक्स ऑन ए फर्म टेक्सचर, द नेक्रोटिक सेल्स आर रिमूव्ड बाय फाइगोसाइटोसिस। तो ये फाइगोसाइटोसिस वही बात है, ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट कर जाता है ब्लड से, ब्लड वेसल से ऊज आउट करता है, और सेल डिब्रीज को, बाहरी जो डिब्रीज हैं उनको खाने का काम करता है, उनको ख़त्म करने का लाइजोसोमल एंजाइम से उसको डिस्ट्रॉय करता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फार्क्ट्स। इसका एग्जाम्पल है हार्ट और लीवर। इसका एग्जाम्पल ब्रेन नहीं है। कोगुलेटिव में स्ट्रक्चर सेम रहता है
और सेल की डेथ हो जाती है। और इसका सफाई कैसे होती है? तो फैगोसाइटोसिस बाय द ल्यूकोसाइट्स। अब आ रहा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज सीन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन की टिश्यू जो होती है उसके अंदर ऐसे प्रोटीन पाए ही नहीं जाते जो कि फर्म स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकें। आप ब्रेन के डाइसेक्शन क्लास में देखे होंगे कि ब्रेन को जैसे ही डाइसेक्ट किए वो पूरी तरह लिक्विफाई हो जाता है। और लीडिंग टू, और जब भी कभी ऐसे टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वही जो लिक्विड है वो क्रीमी येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पस कहते हैं। पस फॉर्मेशन सीन इन द इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शियस डिजीज़, पैथोजेनिक डिजीज़ में आपको दिखेगा। तो जो है हाइपोक्सिक कंडीशन, हाइपोक्सिक क्या होता है? हाइपोक्सिक क्या होती है? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना सेल में। It has been observed that hypoxic death of cell within the central nervous system often evokes liquefactive necrosis। ये आपको बात बताई गई है। हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी। व्हाटएवर बी द पैथोजेनिक लिक्विफेक्शन कम्प्लीटली डाइजेस्ट द डेड। मतलब इसमें है कि सेल जो है अपना शेप जो है छोड़ देता है, वो पूरी की पूरी लिक्विफाइड, मतलब वो तरल पदार्थ में बदल जाता है और वो पस फॉर्मेशन में बदल जाता है। अगर उसमें बैक्टीरिया भी आ गए हैं, इन्फ्लेमेशन भी हो गया है, तो वाइट क्रीमी येलो पस का फॉर्मेशन भी होता है। अब आ रहा है गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है, कई लोगों को देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं इनको गैंग्रीन हो गई है। तो गैंग्रीन क्या है? ये सबसे पहली बात लिम्स में होगी आपके, या तो अपर लिम्स या तो लोअर लिम्ब। जनरली इन द लोअर लिम्ब में होती है, क्योंकि वहाँ पर खून जो है, मतलब ब्लड जो है वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। ब्लड सप्लाई वहाँ पर कभी कभी रुक जाती है ड्यू टू सेवरल रीज़न। वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ के सेल जो है डेथ होती है, और सबसे पहले वो जो है ब्लैकिश कलरेशन डेवलप करता है। ब्लैकिश कलरेशन, वहाँ की पूरी सेल की सेल डेड हो जाती है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड, उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा और वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हमारी बॉडी ने ल्यूकोसाइड भेजा है, और उन दोनों में जो है एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन यानी लड़ाई इन दोनों में हुई है, और वेट गैंग्रीन की कंडीशन बनती। तो आपको गैंग्रीन समझ में आया, लोअर लिम्स में होती है। क्यों होती है? हाइपोक्सिया या फिर लोअर ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्लड सप्लाई के ना होने की वजह से, लॉस्ट इट्स ब्लड सप्लाई। वेट होती है, ड्राई होती है। ड्राई वाली जो होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, वेट वाले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये जो कैसियस नेक्रोसिस है, ये चीज़ लाइक नेक्रोसिस, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस में दिखता है। लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस में कैसियस नेक्रोसिस दिखता है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसियस नेक्रोसिस इज सीन इन, 4 ऑप्शन, हार्ट, लंग्स, ऐसे से ऑप्शन रहेंगे। उसमें लंग्स इन द ट्यूबरकुलस स्टेट। तो इसमें चीज़ी लाइक, सब चीज़ी लाइक जो स्ट्रक्चर हो जाती है, ना ही पूरी तरह लिक्विफाइड हो रही है, ना ही पूरी तरह सॉलिडिफाई हो रही है। ये चीज़ लाइक, मतलब इन दोनों के बीच की अवस्था है कैसियस नेक्रोसिस। मतलब एक ये चीज़ जो होती है, पनीर को कहते हैं, तो उसका जो बाहरी शेप है, वो आउटलाइन जो है लिखा हुआ है, अनलाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इन कैसियस नेक्रोसिस द टिश्यू आर्किटेक्चर इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड एंड सेलुलर आउटलाइंस कैन नॉट बी डिसर्न्ड। सेलुलर आउटलाइन को उसको पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। तो कैसियस नेक्रोसिस इज ऑफन इनक्लोज्ड डिस्टिंक्ट, ये ग्रैनुलोमा
इसमें शब्द एक आता है, वो फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन वहीं बन जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। अब आ रहा है फैट नेक्रोसिस। ये जो सीन होता है कहाँ पर, ये पेनक्रियाटाइटिस में, पेनक्रियाज में दिखता है, जो कि पेनक्रियाज के इन्फेक्शन में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज वगैरह, वो बाहर जो है, क्योंकि पेनक्रियाज के सेल जब फटेंगे पेनक्रियाटाइटिस में, तो बाहर उसके एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और बाहर आकर वो फैट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और बनाते हैं एक एसिड, फैटी एसिड बनाने लगते हैं, और जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर चौकी वाइट एरिया बना लेता है, किसमें, तो पेनक्रियाज में। मतलब फैट को वो डिज़ोल्व कर लिए, फैटी एसिड, और जब भी फैटी एसिड हुआ वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ कंबाइन होकर एक चौकी सबस्टेंस, इसको बोलते हैं फैट सपोनिफिकेशन इन द पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटिक्स अगर आप देखे होंगे तो उसके टिश्यू सैंपल को लेकर आप जब उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट आपको उसमें मिलेगा। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है, ये आपके ब्लड वेसल की जो है नेक्रोसिस है। इसमें जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये हमारे ब्लड वेसल्स के चारों ओर जो है फिब्रिनॉइड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपको सभी की पिक्स दिखाई जाएंगी। ये जो है ब्रेन है, ब्रेन में आपको दिख रहा होगा लिक्विफैक्टिव, ये पोर्शन है, इसमें डिजीज़ मतलब इसमें होने के बाद लिक्विफैक्टिव आपको मिल गया इसमें नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ये जो आपको दिख रहा है ये लंग्स है, और लंग्स कैसा, ट्यूबरकुलस लंग्स। इसमें चीज़ी, ये चीज़ की तरह बन गया। ये ना ही पूरी तरह लिक्विड है ना ही पूरी तरह सॉलिड है, ये क्या है, चीज़ लाइक कैसियस नेक्रोसिस सीन इन द ट्यूबरकुलर लंग्स। तो ये जो है इरिवर्स, इसीलिए बोला जाता है टीबी में कि टीबी का इलाज जो है पहले ही कर दो शुरुआत में ही, वरना जो है मौत इसमें जल्दी ही हो जाती है। अब इसके बाद आ रहा है फैट नेक्रोसिस इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ये पेनक्रियाज सेल्स दिखाई जा रही हैं, इसमें जो ये चौकी लाइक सबस्टेंस है, चौक मतलब वाइट सबस्टेंस है, ये सपोनिफिकेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ सपोनिफिकेशन बनी है। किससे बनी है, तो बनी है फैटी एसिड प्लस कैल्शियम सॉल्ट, इन दोनों का जब समावेश हुआ तो एज ए रिजल्ट ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शन ये बॉडी में बनी। ये पेनक्रियाज में बनी क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो है पेनक्रियाज में मौजूद था, उसको बैक्टीरिया ने, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ था तो बैक्टीरिया ने उस सेल को फाड़ दिया, सेल से बाहर निकला लाइपेज, लाइपेज ने फैट को जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड कैल्शियम सॉल्ट से जो है बॉन्ड बनाया सपोनिफिकेशन रिएक्शन के तहत, अब वो जो है चॉक लाइक सब्सटेंस बना दिया, जो कि इसमें दिखता है। ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ये ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। अब आपको बताया जा रहा है लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन थ्रू द डैमेज सेल मेम्ब्रेन अल्टीमेटली टू सर्कुलेशन प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ। हाँ, ये पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी सेल, जो भी स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज है, स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज होने के बाद वो जब उसकी सेल फट जाती है नेक्रोटिक कंडीशन में, तो वो जो है अपने आसपास और अपने ब्लड में ही, ब्लड स्ट्रीम में ही वो अपने कंटेंट को छोड़ती है, और उन कंटेंटों का एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि किस जो है कौन सी टिश्यू या कौन सी जगह पे गड़बड़ी है।
आप ब्लड सैंपल के सहारे से लगा सकते हैं। जैसे कार्डियक मसल, इसमें कार्डियक मसल में यूनिक आइसोफॉर्म ऑफ द एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज होता है, जो कि जो है प्रोटीन ट्रोपोनिन का एक पार्ट है। क्रिएटिनिन काइनेज जब बाहर निकलेगा, अगर आपने उसको पता लगा लिया क्रिएटिनिन काइनेज आपके ब्लड में है, तो आप जो है डायरेक्ट आप अंदाज़ा लगाइए कि इसे जो है कार्डियक मसल की इंजरी हो रही है, इसे जो है कार्डियक मसल की इंजरी है, यानी कोई ना कोई हाइपोक्सी कंडीशन डेवलप हो रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की ओर आपको ये संकेत मिल रहा है। इसके बाद हेपाटिक बाइल डक्ट आइसोफॉर्म अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हेपाटिक बाइल डक्ट में उसी प्रकार अल्कलाइन फॉस्फेटेज दिखाता है। और हेपेटोसाइट यानी लीवर सेल में ट्रांसएमिनेज, तो ट्रांसएमिनेज की जांच जब भी कराई जाएगी तो उससे क्या पता चलेगा, हेपेटोसाइट्स में क्या गड़बड़ी है। अब आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी इंट्रोडक्शन। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेल जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी। तो सेल इंजरी, टाइप्स ऑफ इंजरी, तो सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरियस स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, सेवेरिटी ऑफ इंजरी, कि कौन सी कैसी इंजरी है, कितनी देर तक उस इंजरी और कितनी भयानक इंजरी आपने प्रोड्यूस की है, उसी पर डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स। जैसे कि लो डोज ऑफ टॉक्सिन फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ इस्चीमिया may लीड टू रिवर्सिबल सेल इंजरी। थोड़ी सी मात्रा में अगर आपको एनर्जी दिया जा रहा है, तो आप इंजरी दिया जा रहा है, तो लौटने की संभावना बहुत अधिक है, पुनः वापस कंडीशन में, सही कंडीशन में आ जाने की कंडीशन बहुत अधिक है। वेरएज लार्जर टॉक्सिन डोजेस और लॉन्गर इस्चेमिक इंटरवल में रिजल्ट इन इरिवर्सिबल इंजरी। वही बातें बार बार दोहराई जा रही हैं जिससे आपको याद हो जाए। टाइप ऑफ सेल, स्टेटस ऑफ द सेल, सेल एडाप्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करता है। अभी आपको बताया जाएगा कि कौन से सेल की टाइप जो है अलग होने से स्टेटस ऑफ द सेल, सेल एडाप्टेबिलिटी। जैसे स्केलेटल मसल में अगर वो है इस्चीमिया है, तो 2 से 3 घंटे तक वो सर्वाइव कर सकती है, लेकिन कार्डियक मसल में 20 से 30 मिनट में मौत होनी की जो है संभावना है। मतलब उस कार्डियक मसल डाइज विद इन 20 to 30 मिनट्स, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल मसल जो है 2 से 3 घंटे तक इस्चीमिया कंडीशन को झेल सकती है। ए ग्लाइकोजन रिप्लीट्स हेपेटोसाइट विल टॉलरेट इस्चीमिया मच बेटर। अब जो ग्लाइकोजन रिप्लीट हेपेटोसाइट हैं, वो बहुत अच्छे से इस्चीमिया को झेल सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोजन से वो एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू। कुछ देर तक वो अपना जो है काम चला सकती हैं, और उसके मुकाबले जिसने अपना पूरा ग्लूकोज ख़त्म कर लिया है, क्योंकि ग्लूकोज अगर ख़त्म हो गया तो आप एनारोबिक रिस्पिरेशन भी नहीं कर पाएंगे। अब जो एक आ रहा है कि एंजाइम है, एक एक जीन आपका अगर आ गया, जैसे कि जीन इनकोडिंग साइटोक्रोम P40, P450, तो ये जो है, ये कैटाबोलाइज करता है टॉक्सिन को एट डिफरेंट रेट लीडिंग टू डिफरेंट आउटकम्स। तो ये मतलब आपकी जीन पर बता रहा है कि अगर आपकी जीन ही अच्छी है तो आप अच्छे से टॉक्सिन को झेल पाएंगे। तो सेल इंजरी रिजल्ट फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन वन और मोर सेवरल एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट। आपको सेल में बहुत जगह हमला हो सकता है बाहर से, जो भी इंजूरियस स्टिमुलाई आ रहे हैं, वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, साइट ऑफ एटीपी जनरेशन है, सेल मेम्ब्रेन ऑन विच द आयोनिक एंड ओस्मैटिक होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन, इसका काम आप जानते हैं ओस्मैटिक होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, और भी बहुत सारे काम है इसके, आयनिक बैलेंस करना, ऑस्मैटिक प्रेशर बैलेंस करना। प्रोटीन सिंथेसिस के अगर काम में अगर बाधा पहुंचा दिया तो भी सेल की डेथ होगी। साइटोस्केलेटन की अगर खराबी ला दिया तो भी डेथ होगी।
जेनेटिक एपरेटस यानी डीएनए या आरएनए में डैमेज होने की वजह से भी सेल में, ये जो फिगर है आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इंजूरियस स्टिमुलस कैन कॉज, ये जो है किस तरह से सेल को ख़त्म करता है, मारता है। तो इंजूरियस स्टिमुलस सबसे पहले आया, और वो जो है एटीपी, सबसे पहले एटीपी को ध्यान में रखिए। एटीपी के सिंथेसिस या एटीपी को डिस्टर्ब किया किसी भी तरीके से, एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी का क्वालिटी को बिगाड़ा, जिसके वजह से बहुत सारे के मल्टीपल डाउन स्ट्रीम इफेक्ट आए और नेक्रोसिस हो गई, पहली बात। दूसरी बात है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज से भी एटीपी डैमेज हो जाएगा, एटीपी बनना बंद हो जाएगा, जिससे सेल डेथ होगी। तीसरी बात मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो आपका लाइसोसोम फट सकता है, और इंजाइमेटिक डाइजेशन सेलुलर कंपोनेंट, इंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट से आपकी नेक्रोसिस क्रिएट होगी। मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो सेल मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, बाहर चले जाएंगे सब। अगर मेम्ब्रेन ही फट गई तो सब बाहर चला जाएगा सिस्टम, और सेल की इंटीग्रिटी पे खतरा हो जाएगा। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया, बता ही दिया हूँ एटीपी, अगर फिर साइटोस्केलेटन डैमेज हुआ तो मेम्ब्रेन डैमेज होगी, पक्की बात है, क्योंकि मेम्ब्रेन से अटैच्ड सारा सिस्टम है। तो मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तो फिर से वही बातें, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। अगर आपका लास्टली डीएनए डैमेज हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी। इसमें यही अलग है, इतनी जो है रिएक्शन जो है नेक्रोसिस की ओर जा रही है, और डीएनए डैमेज में एपोप्टोसिस पे जा रही है। क्यों? डीएनए डैमेज हुआ तो लॉट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉट्स ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, उल्टे सीधे प्रोटीन बनने लगेंगे, जिससे सेल जो है सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका जो है सोसाइडल जीन जो है एक्टिव होगा और सेल को सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर देगा। तो सुसाइड एपोप्टोसिस में देखिए सेल की जो इंटीग्रिटी होती है मेंटेन रहती है, मतलब कि सेल का कोई मटेरियल लीक नहीं होगा, बाहर की ओर जाएगा नहीं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी नहीं आता। तो एपोप्टोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, एंड नेक्रोसिस इज पैथोलॉजिकल जनरली, इन जनरल सेंस। तो एग्जांपल्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं इसमें। इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिक इंजरीज। इस्चीमिया और डिमिनाइज्ड ब्लड फ्लो टू ए टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इन क्लिनिकल मेडिसिन। तो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया में अंतर बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इस्चीमिया जो है पुअर ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेटरी ब्लड का पुअरली सप्लाई जो है इस्चीमिया कहलाता है। और हाइपोक्सिया है ऑक्सीजन की जो है कम सप्लाई होना, सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, ये है मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है पूरी तरह, ब्लड की सप्लाई चालू है, बस उसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा है, तो वो कंडीशन है हाइपोक्सिया। लेकिन इस्चीमिया में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहेगा। तो इन दोनों में मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि कौन सा ज़्यादा घातक है, कोई आंसर देने का प्रयास करे, इस्चीमिया या हाइपोक्सिया। एनीवन कैन आंसर इट। तो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया में जो है आपका इस्चीमिया जो हो, हेलो, इस्चीमिया जो होगा